जय हिंद साथियों। आज आप लोगों के सामने हम अपनी जो ये सीरीज चला रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस की, उसमें ये अगला टॉपिक है प्रोसेस ऑफ पार्टीशन, बंटवारे की प्रक्रिया। और इस क्लास को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो कहानी हम शुरू कर रहे हैं 3 जून 1947 से। 3 जून 1947 की वह सुबह जब भारत के तीन बड़े नेता जिनका नाम था पीटी नेहरू, दूसरे थे जिन्ना, और तीसरे एक बड़े नेता थे जिनका नाम था सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, ये तीनों नेता 3 जून 1947 की सुबह लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के पास ये पहुंचते हैं। और जब लॉर्ड माउंटबेटन के पास पहुंचते हैं तो लॉर्ड माउंटबेटन पार्टीशन के लिए एक प्लान पेश करता है इन तीनों नेताओं के सामने। तो लॉर्ड माउंटबेटन एक जो प्लान पेश करता है, उसी प्लान को कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन के इस प्लान को कहते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन जो ये प्लान पेश किया, इसको कहते हैं माउंटबेटन प्लान। इसको क्या बोलते हैं? माउंटबेटन प्लान। और माउंटबेटन प्लान पेश किया लॉर्ड माउंटबेटन ने। यह भारत के अंतिम गवर्नर थे, यह इंडिया के अंतिम गवर्नर जनरल थे। अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम गवर्नर जनरल थे। तो ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। ये तीनों उनके पास पहुंचते हैं। तीनों जब पहुंचते हैं तो एक औपचारिक इनके बीच मीटिंग होती है। लॉर्ड माउंटबेटन उनके सामने एक प्लान पेश करते हैं और इसी प्लान को जून प्लान के नाम से भी जानते हैं। जून प्लान, इसी प्लान को हम कहते हैं जून प्लान। तो जून प्लान या लॉर्ड माउंटबेटन प्लान एक ही प्लान है दोनों। अब इस सवाल आता है कि इस प्लान में था क्या? तो इस प्लान में यह था कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कैसे किया जाए। और ये भारत और पाकिस्तान का ये जो बंटवारा था, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रोसेस इस लॉर्ड माउंटबेटन प्लान या जून प्लान में था। अब ये जो जून प्लान था, तो ये एग्रीमेंट बन गया, इन्होंने पेश किया। और उसी दिन ये तीनों नेता फिर पहुंचे ऑल इंडिया रेडियो चैनल पहुंचे। और वहां से ना एक फॉर्मल घोषणा की भारत के इंडिया के सभी लोगों के लिए कि हम लास्टली 14-15 अगस्त यानी 14-15 अगस्त 1947 को हम आजाद हो जाएंगे। ठीक है, तो ये घोषणा किया गया किस दिन? 3 जुलाई को। किसके द्वारा? पंडित नेहरू, जिन्ना और सरदार बलदेव सिंह। अब एक सवाल ये खड़ा हो जाता है, पहले थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं। पीटी नेहरू से आप परिचित हैं, जिन्ना से भी आप परिचित हैं। आप सरदार बलदेव से परिचित नहीं होंगे, तो थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। सरदार बलदेव सिखों के ना लीडर थे, सिखों के लीडर थे। ठीक है ना, पंजाब से आते थे और ये सिखों के लीडर थे। और जब भारत का बंटवारा हुआ और जब पहली अंतरिम सरकार बनी, तो उसमें इनको ना दिया गया डिफेंस मिनिस्ट्री, उसमें इनको डिफेंस मिनिस्ट्री दिया गया था। तो हम ये कह सकते हैं कि पहली बार जब सरकार बनी थी, तो अंतरिम सरकार, तो उसमें ये डिफेंस मिनिस्टर थे। इतनी बात समझ में आई। अब ये कहानी आगे बढ़ी। अब जैसे क्या हुआ कि जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो से ये घोषणा हुई कि 14-15 अगस्त को क्या होगा, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बन जाएंगे,
इंडिया से टूट के, यानी इंडिया जो है, जो कॉलोनाइज था, जो ब्रिटेन की कॉलोनी थी, अब वह 14-15 अगस्त को दो हिस्सों में बटेगी और एक कहलाएगा पाकिस्तान और दूसरे कहलाएगा भारत। अब इतनी बातें आपको याद होगी। अब आगे थोड़ा चलते हैं। देखो, अभी तो ये प्लान थी, अभी ये प्लान था, ये कोई अब नियम नहीं था। और आप जानते थे कि भारत में जो शासन चलता था वो ब्रिटेन की महारानी के क्राउन के नीचे चलता था। तो कोई भी प्लान जब तक वहां से अप्रूवल ना हो, जैसे कि अभी हमारा है, अभी जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो कोई भी आप एक्ट लेके आते हो तो किसी भी सभा से, यानी लोकसभा या राज्यसभा, किसी से लेके आते हो तो दोनों सदनों में पास होता है, फिर प्रेसिडेंट की सिग्नेचर होती है, फिर वह रूल, जो एक्ट होता है वो रूल बन जाता है, लॉ बन जाता है। उसी तरह से ये प्लान तो बना, प्लान बना 3 जून को, ठीक है, लेकिन अभी तक यह रूल नहीं था, लॉ नहीं बना, यानी इसको लीगल वैलिडिटी नहीं मिली थी, लीगल वैलिडिटी इसको अभी तक नहीं मिली। तो यह क्या हुआ कि हम महारानी के पास पेश किया गया, इस प्लान को महारानी के पास रखा गया और महारानी ने 18 जुलाई को 18 जुलाई 1947 को इसको लीगल अप्रूवल दे दिया। यानी अब यह क्या बन गया ना, 18 जुलाई 1947 को महारानी ने उस पर सिग्नेचर कर दिया, अब यह नियम बन गया। अब नियम बन गया, अब ये घोषणा भी हो गई कि 14-15 अगस्त को हमें क्या होना है, आजाद होना है, ठीक है ना। तो ये बातें नियम बनने के बाद, ब्रिटेन की महारानी की तरफ से रेजुलेशन पास होने के बाद, अब ये भारत आया और अभी इसकी एग्जीक्यूशन की प्रक्रिया, इसे संपादित करने की प्रक्रिया चालू हुई। अब संपादित करने की प्रक्रिया चालू हुई तो हमारे नेताओं के सामने ना 4 बड़ी समस्याएं थी। पहली बार समस्या थी कि जो ये बंटवारा हुआ था वो धर्म के आधार पर हुआ था, वह धर्म रिलीजियस माइनॉरिटी के मेजोरिटी के आधार पर हुआ था। यानी जिस धर्म के जहां ज्यादा लोग होंगे ना वो एक तरफ रहेंगे, यानी जहां हिंदू होंगे वो भारत में रहेंगे, जहां मुस्लिम ज्यादा होंगे वो पाकिस्तान में रहेंगे। तो रिलीजियस बैकग्राउंड पे या रिलीजियस बेस पे इसको बांटा गया था। समझ में आएगा। अब एक चीज समझते हैं, एक चीज छूट गया अभी। जब 18 जुलाई 1947 को जब यह लीगल इसको अप्रूवल मिल गया, जब यह लीगल हो गया, यानी महारानी के सिग्नेचर के बाद इसको वैधता मिल गई, तो इसी को कहा गया ना इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसको ही बोलते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो मार्शल प्लान ही, सॉरी माउंटबेटन प्लान यानी जून प्लान ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट बना 1947। अब उसको इस नाम से जाना गया, इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947 के नाम से इसे जाना गया, ठीक है। अब जो एक्ट था क्या बन गया, रूल बन गया। इतनी बातें समझ में आई। अब देखो दूसरी बात ये देखिए, अभी हम ये लॉ तो बन गया, लीगलाइज तो हो गया प्लान, लेकिन अब समस्या ये थी कि जो ये इसने आधार बनाया था, जो इसने बेस, जो इसका प्रिंसिपल था, यानी हमारे देश के बंटवारे का प्रिंसिपल था रिलीजन, ठीक है ना, यानी रिलीजियस बेस पर 2 नेशन फैक्टर की थ्योरी, 2 नेशन थ्योरी दी गई थी। अब 2 नेशन थ्योरी को अब एग्जीक्यूट करने का टाइम था, लेकिन हमारे नेताओं के सामने तो समस्या थी। अब हमारे नेताओं के सामने पहली समस्या ये थी कि जो मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया थे, एक था ईस्ट यानी नॉर्दर्न ईस्ट में था, सॉरी एक ईस्ट में था, साउदर्न ईस्ट में था, और दूसरा नॉर्दर्न वेस्ट में था, ठीक है। यानी एक उत्तर दक्षिण, एक उत्तर पश्चिम की तरफ था और दूसरा क्या था, पूर्व दक्षिण की तरफ था। तो ये 2 अलग अलग हिस्से थे जहां मेजोरिटी मुस्लिमों की ज्यादा थी। तो ऐसा अगर मैप से देखें तो इस तरह से अगर हम एक मैप बनाए, इस तरह से अगर हम एक मैप बनाते हैं ऐसे, एक मिनट, ऐसे अगर हम मान लेते हैं, ड्रॉ करते हैं, और ये है, ऐसे हम प्रयास कर रहे हैं मैप बनाने का, ऐसे ये है भारत। तो ये वाला हिस्सा था, ये
और दूसरा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये होगा नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। वेस्ट तो अब ये हुआ नॉर्दर्न वेस्ट। तो एक हिस्सा ये नॉर्दर्न वेस्ट का था और दूसरा साउदर्न वेस्ट का था, ठीक है ना। और नॉर्दर्न वेस्ट और साउदर्न वेस्ट का ये दो हिस्सा था, ये दोनों ही मेजॉरिटी थी। यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, यहाँ मुस्लिम ज्यादा थे, और यहाँ भी मुस्लिम ज्यादा और यहाँ भी मुस्लिम ज्यादा। और मुस्लिम ज्यादा होने की वजह से अब समस्या ये थी कि दो हमें अलग अलग स्टेट बनाने थे, ठीक है। यानी अब देखो ये बीच की जो दूरी है ये वाली, यहाँ तो मेजोरिटी कम है, तो अब ये कैसे एक देश बन सकता था। तो ये कहा गया कि अब दो पाकिस्तान बनेगा, एक होगा पूर्वी पाकिस्तान यानी ईस्टर्न पाकिस्तान और दूसरा होगा वेस्टर्न पाकिस्तान यानी पश्चिमी पाकिस्तान। इतनी बात समझ में आई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी ना कि देखो भाई, सभी लोग ना मुस्लिम तो थे, लेकिन वो सभी लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे, सभी लोग पाकिस्तान जाना नहीं चाहते थे। तो एक समस्या ये थी, और इनमें से एक बहुत ही चर्चित नाम था जिसका नाम था अब्दुल खान अब्दुल गफ्फार खान। तो ये बार नाम याद रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। यह एक मुस्लिम लीडर थे, ठीक है, और यह थे नॉर्थ वेस्ट की तरफ थे, इस साइड वाले में। तो अब जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे ना, तो ये ना गांधी से बड़ा प्रभावित है, यानी गांधी की आइडियोलॉजी से ये प्रभावित है। तो गांधी इसकी आइडियोलॉजी से प्रभावित है, तो जाहिर सी बात है ये भी टू नेशन थ्योरी के एंगेस्ट में थे, यानी ये भी टू नेशन थ्योरी को इनकार करते थे। हाँ, कुछ इनके बारे में याद रखना, इनको ना बच्चा खान के नाम से भी जाना जाता है, बच्चा खान, ठीक है, और एक है बादशाह खान। ठीक है, ये इनका दो नाम है, बच्चा खान और बादशाह खान, ठीक है। तो ये इनके जो फॉलोवर थे, यानी अब्दुल गफ्फार खान के जो फॉलोवर थे, वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। अब ये पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे, तो जाहिर सी बात है ये इंडिया में रहेंगे, तो ये भी एक समस्या थी, ठीक है। अब ये समस्या इसलिए थी कि अब हमने तो रिलीजियस बेस पर ही से बांटा था, भारत पाकिस्तान के बंटवारा रिलीजन बेस पे था, ठीक है। तो ये दूसरी समस्या थी। तीसरी बड़ी समस्या थी कि जो ब्रिटिश थे, कौन? ब्रिटिश तो के ना जो उन्होंने जिसे डायरेक्ट कंट्रोल किया था, जैसे कि पंजाब था, दूसरा कोलकाता, ठीक है, सॉरी लाहौर, पंजाब, हाँ पंजाब और बंगाल, सॉरी पंजाब और बंगाल, ये दो जगह था। एक था पंजाब और दूसरा था बंगाल। और ये पंजाब और बंगाल जो दो स्टेट था, ये नॉन मुस्लिम लोग थे, यहाँ पे नॉन मुस्लिम, तो दो लोग थे नॉन मुस्लिम, ठीक है। तो नॉन मुस्लिम थे तो कहां? पंजाब और बंगाल में। तो अब यहाँ कि भाई यहाँ बंटवारा कैसे किया जाए, तो यहाँ नियम ये रखा गया कि हम अब ना जिला लेवल तक की बात करेंगे, गांव ब्लॉकों तक की बात करेंगे, और वहां यानी निचले स्तर से हम बंटवारा करेंगे, वहां देखेंगे कि इसकी संख्या ज्यादा है। और यही कारण रहा कि हम 1947 14-15 अगस्त की मिडनाइट तक हम तय नहीं कर पाए कि ये एरिया किधर जाएगी, ये पाकिस्तान में रहेगा कि भारत में रहेगा, हम ये तय नहीं कर पाए। और यही कारण रहा कि ये जो एरिया था ना, सबसे ज्यादा कम्युनल एरिया बन गया, ठीक है ना। यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे सबसे ज्यादा हुए, ठीक है ना। यहाँ लोग सबसे
ज्यादा मारे गए, क्योंकि इनको पता ही नहीं था। जब ये आप 14-15 अगस्त को देखो, हाँ एक बात याद रखना, मैं 14-15 अगस्त बार बार इसलिए कह रहा हूं कि 14 अगस्त को पाकिस्तान का डेट था आजाद होने का, और 15 अगस्त को भारत का डेट होता आजाद होने का। कारण ये था कि जो हमारे लाल बहादुर साहब थे ना, तो दोनों को आजादी की जो सेरेमनी थी उसमें शामिल होना था, पाकिस्तान की तरफ से भी और भारत की तरफ से, तो इसीलिए तो अलग अलग डेट रख दी गई थी, ठीक है ना। तो अब 14-15 अगस्त को जब भारत आजाद हुआ, तो बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था कि हम भारत में है कि पाकिस्तान में, यानी आंख खुली तो हम विदेशी जमीन पे थे। कल तक जो अपना था, जो कल तक जो सब कुछ अपना था, हमारे पड़ोसी थे, हमारे मित्र थे, अब अगले पल वो सारी चीजें विदेशी हो गई, हम रिफ्यूजी हो गए, हम पलायन को तैयार हो गए। तो ये स्थिति रही। इतनी बातें समझ में आई। तो 3 कारण अभी देखे अभी मूलतः से। पहला कि मेजोरिटी के अलावा ये 2 चीजें, दूसरा कि ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, ये 3 कारण था मेन। अब चौथा कारण ये था ना कि कुछ ऐसे एरिया थे जहां पर ना मुस्लिम तो मेजोरिटी में था, लेकिन वहां ना नॉन मुस्लिम भी क्या थे, माइनॉरिटी में थे ना। यानी जो नॉन मुस्लिम थे और नॉन हिंदू थे, वो दोनों ही जगह माइनॉरिटी में थे, ठीक है ना। तो वो स्थिति थी। चौथी स्थिति थी कि उनका बंटवारा कैसे किया जाए, ठीक है। तो ये 4 समस्या थी, यानी ये जो इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो समस्या आई बंटवारे में, तो ये 4 मुख्य समस्याएं थी, यानी जिन्ना, पटेल और जो सरदार बलदेव सिंह थे, इनके प्लान के बाद ये समस्या खड़ी हुई। और याद रखिएगा, इस प्रोसेस में जब भारत पाकिस्तान अलग हुए, बड़ी नरसंहार हुआ, बड़े लोग मारे गए। तो ये रही प्रक्रिया, बंटवारे की प्रक्रिया। अंततः 1947 को हम आजाद हुए और 2 अलग अलग मुल्क, एक भारत और दूसरा पाकिस्तान के रूप में अपनी जर्नी शुरू किया। तो ये कहानी रही, ये प्रोसेस रहा पार्टीशन का। अब हम आगे देखेंगे, अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि जो देसी रियासतें थी उनका विलय कैसे हुआ, और इस पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस क्या था, परिणाम क्या था। अभी इस टॉपिक के बाद उसको डील करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट के ब्रेक के बाद फिर इसको शुरू करते हैं। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, यानी बंटवारे का परिणाम क्या रहा, ठीक है। अब देखेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ पार्टीशन, परिणाम क्या रहा, क्या हमने पाया, इस बंटवारे से हमें क्या मिला। तो एक बात याद रखना, 3 बड़े शहर जो इस कॉन्फ्लिक्ट में, इस पार्टीशन का सबसे बड़ा क्रश उन लोगों ने झेला, ये 3 शहर थे। लाहौर, ठीक है, दूसरा था अमृतसर, ठीक है, और तीसरा था कोलकाता, ठीक है। ये 3 शहर, लाहौर, अमृतसर और कोलकाता, ये 3 ऐसे शहर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे झेले। यहाँ पर सबसे ज्यादा सांप्रदायिक दंगे कोलकाता बंगाल का ऐसा था, अभी हम लोगों ने देखा, जो अंग्रेजों के कंट्रोल में था, और वहां नॉन मुस्लिम कम्युनिटी सबसे ज्यादा थी। एक अमृतसर था और दूसरा लाहौर, ठीक है ना। ये 3 शहर थे पाकिस्तान और भारत के जिन्होंने सबसे ज्यादा दंगे और सबसे ज्यादा ब्लड बाथिंग हुई थी, यहाँ पे खून बहे थे लोगों के, ठीक है। ये थी स्थिति कि जो मेजोरिटी में थे, यानी जहां हिंदू मेजोरिटी में था, हिंदू और सिख जहां मेजोरिटी में था, ठीक है ना, हिंदू और सिख जहां मेजोरिटी में था, वहां पर
वहां पर मुस्लिम नहीं जाया करते थे, वहां मुस्लिम जाने से बचते थे। और जहां पर मुस्लिम मेजोरिटी में था वहां सिख नहीं जा पा रहे थे। तो अब ये स्थिति ये थी कि अब स्थिति ये थी कि चारों तरफ युद्ध की स्थिति थी, सिविल वॉर थी, एक दूसरे को मारने को लोग तैयार थे। वही लोग जो एक पल पर एक दूसरे के सहयोगी थे, एक क्षण के लिए एक दूसरे के साथ खड़े थे, अब अब वो दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो गए थे। बड़े पैमाने पर लोग एक जगह से दूसरी जगह, जब भारत पाकिस्तान बना, इधर पाकिस्तान और इधर भारत, जब ये भारत पाकिस्तान बना तो एक जगह से दूसरी जगह पर बाउंड्री क्रॉस करने वाले माइग्रेट लोग बड़े पैमाने पर है और इनकी कत्लेआम बहुत ज्यादा हुई, बहुत ज्यादा लोग मारे गए थे। माइग्रेशन में ये दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन था, ठीक है ना। जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक विस्थापित हो रहे थे केवल इसलिए कि देश का बंटवारा हो गया था और एक लाइन खींच गई थी, उस भूभाग पर एक लाइन बना दी गई थी जिस लाइन ने यह तय कर दिया था कि एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ भारत। और वही व्यक्ति जो 14-15 अगस्त से पहले दोनों साथ रहा करते थे, अब वह दो अलग अलग देशों के हिस्से बन गए थे। और जो पाकिस्तान रहना चाहता था वह भारत से भाग के आ रहा था और जो भारत रहना चाहता था वह पाकिस्तान से भाग के जा रहा था। और इन तीनों शहरों में बड़े पैमाने पे लोग मारे गए, ट्रेनें भर भर के आ रही थी लाशों से। और इस चीज को ना सबसे ज्यादा कवियों ने, अच्छा भी आपने देखा ना फिल्मों में, जैसे आपने गद्दार देखा होगा, इसमें इस चीजों को दिखाया है। तो उस समय के जो पत्रिकाएं थी, टीवी थे, चाहे अभी वर्तमान में जब इन पे फिल्में बनी है तो बहुत सारे प्रोड्यूसर, बहुत सारे फिल्म निर्माता इसको बेहतर तरीके से दर्शाया, आप देख सकते हैं। एक पिक्चर है गद्दार, उसको भी देख सकते हैं, हम लोग के दौर की है, उसमें बढ़िया दिखाया गया है। और जब माइग्रेशन हुआ ना एक जगह से दूसरी जगह पर, तो बड़ी मात्रा में बच्चे बेघर हो गए, वो अपने माता पिता से अलग हो गए। बड़ी संख्या में महिलाओं का अपहरण कर लिया गया, जबरदस्ती उन्हें दूसरे धर्म के लोगों से शादी करनी पड़ी, फिर धर्मांतरण करना पड़ा। और बड़े पैमाने पर लोग अपने ही घर की औरतों को मार दिए थे फैमिली ऑनर्स के लिए, पर्याय के सम्मान के लिए उसको मार दिए थे। तो बड़ी संख्या में लोग मरे। परिणाम ये रहा कि लगभग 80 लाख लोग माइग्रेट हुए थे। इस पार्टीशन के बाद 80 लाख लोग पलायन किए, माइग्रेट हुए। 80 लाख लोग क्या किए? पलायन किए, माइग्रेट हुए 80 लाख लोग, ठीक है ना। और लगभग 4-5 से लेके 10 लाख लोग मारे गए इधर, ठीक है ना। उनकी किलिंग हुई, ठीक है। इतने लोग मारे गए और लगभग इतने लाख लोग विस्थापित हुए। और परिणाम ये रहा कि इस आजादी ने बहुत से लोगों को रिफ्यूजी कैंपों में 1 महीने से लेकर 1 साल तक रहने को मजबूर किया। जो वो लोग जो कभी उनके पास घर हुआ करता था, उनके पास संपदा हुआ करता था, उनके पास अपना कहने को बहुत कुछ था, अब वही लोग दोनों जगहों पर पाकिस्तान और भारत में रिफ्यूजी कैंपों में रह रहे थे। ये स्थिति थी हमारे इस बंटवारे के बाद, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा एक और कहानी में ट्विस्ट लाते हैं। अभी तो हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम धर्म के संस्थापक, मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। क्या भारत में हिंदू धर्म के नाम पर कोई चीज भी थी? क्या भारत में भी तो धार्मिक स्टेट था, ठीक है ना। भारत के भी लोग चाह रहे थे कि ये हिंदू राष्ट्र बने। तो इधर हिंदू धर्म के हिंदू नेशन के लिए 2 बड़े चेहरे थे। एक थे अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुख्य नेता
अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मुख्य नेता थे सावरकर, और दूसरे थे आरएसएस, जो आरएसएस है राष्ट्रीय स्वयंसेवक समूह, उस उनके संस्थापक थे एसएस गोलवलकर। ये ठीक है। तो गोलवलकर और गोलवलकर और दूसरे थे सावरकर। गोलवलकर और सावरकर, ये जो दो लोग थे ये हिंदू राष्ट्र का डिमांड कर रहे थे। सावरकर ने तो यहां तक कहा था कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग राज्य भारत में रहता है। तो इस तरह के इनके स्टेटमेंट थे। लेकिन एक बात जानने वाली बात है, जितने स्वतंत्रता सेनानी में शामिल जितने भी नेता थे, उन्होंने इस मत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे जो मुस्लिम लोग थे उन लोगों ने भी फ्रीडम स्ट्रगल में हमारा साथ दिया था, आजादी के संघर्ष में हमारे साथ रहे थे, और हम केवल में इसलिए नहीं बुला सकते थे या इसलिए उनको नहीं छोड़ सकते थे कि वह पाकिस्तान मुस्लिम है। ठीक है, जैसे कि अभी हमने उनको देखा था, क्या नाम था उनका, गफ्फार खान को, ठीक है ना, अब्दुल गफ्फार खान। तो ऐसे नेता को कैसे छोड़ सकते हैं? हमने अब्दुल गफ्फार खान को लास्टली हमने 1987 में हमने उन्हें भारत रत्न का पुरस्कार दिया है। गफ्फार खान को हमने क्या दिया है? सबसे बड़ा सम्मान भारत का दिया गया, ठीक है, भारत रत्न सम्मान, ठीक है ना। तो ये दिया गया। तो जो बाकी स्वतंत्रता सेनानी के जितने महानायक थे, उनका मानना था कि धर्म के आधार पर लोगों को अलग नहीं किया जा सकता है, मेजोरिटी माइनॉरिटी के बेस पर लोगों को अलग नहीं किया सकता है। इंसान होने के नाते, सिटीजन होने के नाते, नागरिक होने के नाते यह धर्म बनता है कि हम सभी लोगों को एक साथ रखें, और यही से सेकुलरिज्म की आइडिया आती है, जो हम हमारे संविधान में आप पढ़ेंगे कि भारत एक क्या है, सेकुलर स्टेट है। हम अपने प्रियम्बल में पढ़ते हैं कि इंडिया एक सेकुलर स्टेट है। तो यह धारणा यही से आई थी, ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम जो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो सभी लोग एक साथ रहते हैं, तो हम मेजोरिटी और माइनॉरिटी के बेस पर किसी को ना तो प्रिविलेज दे सकते हैं और ना ही किसी का एक्सप्लोटेशन कर सकते हैं। तो ये रहा कारण परिणाम। हमने क्या क्या खोया और क्या क्या पाया? हमने भाईचारा खोया, हमने अपनी लगाव खोया, हमने दो दिलों को तोड़ा, ठीक है, और हमने एक जमीन पर एक लकीर खींचकर घरों से अलग कर दिया, ठीक है। तो ये कहानी है, और कहानी के साथ साथ ये परिणाम है, और इससे हमें सीखना भी चाहिए कि चलिए हम धर्म के लिए हैं, धर्म हमारे लिए नहीं है, हमसे धर्म है, धर्म से हम नहीं है। बिल्कुल इस बात को ध्यान रखिए। और ये डाइवर्सिटी ही है जो हमारे देश को इतने दिनों तक सस्टेन किए हुए और चला रही है, ठीक है। जहां अलग अलग विचारधारा और अलग अलग डाइवर्सिटीज के अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले लोग होते हैं, तो वहां ना अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं, इनोवेशन नए नए होते हैं। तो ये बातें ध्यान रखनी है, और ये भारत की खूबसूरती है कि इतना डाइवर्स देश है हमारा, और हमें अलग अलग एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में इतना ही हम देखेंगे। कल हम देखेंगे कि जो प्रिंसली स्टेट थे उनको कैसे यूनाइट किया गया, और उनके इंटीग्रेशन के बाद एक यूनियन बना भारत। तो इस पूरी प्रक्रिया को पढ़ेंगे हम, और देखेंगे कि मणिपुर, हैदराबाद और ये कैसे ये लोग शामिल हुए, श्रीनगर। तो ये सारी बातें हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। देखते रहे। हाँ, एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू, आपने इतनी वीडियो देखा, धन्यवाद।